फिल्म की शुरुआत में एक बड़ा सा टेक्स्ट लिखा आता है जिसमें बताया जाता है कि धर्म और इंसानियत ह्यूमंस को सही रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने अंधविश्वास के कारण दूसरों को धोखा देते हैं, इनफैक्ट अपनों को भी नहीं छोड़ते। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। इसके बाद हम कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स देखते हैं जिनमें ऐसे ही कुछ न्यूज थी जहाँ एक बंदे ने अंधविश्वास में अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। देन सीन कुछ लोगों पे शिफ्ट करती है जो कि एक साथ चलते हुए पहाड़ियों और जंगल के बीच एक खुफिया गुफा में जाते हैं। गुफा के अंदर अजीब सी डेटी की मूर्ति थी और इसके इर्द गिर्द कई लोग इकट्ठा थे। ये सभी लोग रिचुअल्स किए जा रहे थे। हम क्लियरली समझ पाते हैं कि ये किसी तरह का कल्ट है जहाँ हर एक कल्टिस्ट के सीने पे एक खास टैटू किया गया था। ये लोग एक बंदे के सर पर प्रहार करके उसका खून इकट्ठा करते हैं और वो इस डीटी को चढ़ाते हैं। हम इन सबको बार बार रिचुअल्स और प्रेयर्स करते देखते हैं एंड देन सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम एक औरत और बच्ची को देखते हैं जहाँ दोनों खून से लथपथ थी और बच्ची कह रही होती है कि उसे हनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ अगेन सीन कट होता है और दोस्तों अब तक हमें फिल्म के कुछ स्निपेट्स दिखाए गए हैं, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होगी। सो यस, कहानी 2013 में शुरू होती है जहाँ ऑफिस के अंदर सभी कर्मचारी मिलके एक आनंद नामक बंदे को पीट रहे थे। इनफैक्ट सभी आनंद को ऑफिस से निकाल देने और पुलिस तक को बुलाने की बात कह रहे थे। अब आनंद ऐसा क्या किया है, वेल ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया। हो सकता है शायद वो पैसे चुराया हो, बट ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो किसी तरह का तंत्र मंत्र कर रहा था जिससे सभी चिढ़ गए थे। आनंद के ऑफिस डेस्क के अंदर हमें नींबू, फूल और मिर्च वगैरह दिखते हैं। जो भी हो, आनंद को जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद वो सीधा अपने घर वापस आता है। घर पे हम आनंद की बीवी ललिता से मिलते हैं और इनकी एक नवजात बेटी भी है नेम्ड मीरा। ललिता आनंद को चोटिल देख के चिंतित होती है, लेकिन आनंद ललिता को ही ब्लेम करता है, सेइंग कि जब से मीरा जन्म ली है तब से इनकी लाइफ में सब कुछ खराब ही हो रहा है। इनफैक्ट आनंद की तो नौकरी भी गई। इसके बाद हम आनंद को किसी डेटी की फोटोज निकालते देखते हैं और वो अजीब तरह से जीव निकाल के डीटी की पूजा करने लगता है। यहाँ से कहानी 6 साल आगे जाती है, यानी 2019 में, जहाँ आनंद और ललिता अब दूसरी जगह पे रह रहे हैं और इनकी बेटी मीरा अब थोड़ी सी बड़ी भी हो गई है। आनंद अब तक कोई जॉब नहीं करता। इनफैक्ट इनका जो घर है वो ललिता के जॉब से चलता है। अब जॉब नहीं करना एक जगह, लेकिन आनंद तो दिन भर अजीब तरह के रिचुअल्स में लगा रहता है जिससे आसपास के लोग भड़कने लगे हैं। आनंद का कहना है कि जल्द ही ये लोग करोड़ों कमाएंगे, लेकिन ललिता को इन बातों पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं है। आनंद ललिता पे हाथ भी उठाने लग गया है और इस पॉइंट पे आस पड़ोस के लोग मकान मालिक पे प्रेशर बनाते हैं कि वो आनंद उसके परिवार को यहाँ से निकाल दे। प्रेशर में मकान मालिक आनंद से घर खाली करने को कहता है और आनंद को ऐसा करना पड़ता है। अब कहानी 2022 में आ गई है जहाँ ये परिवार फिर से एक नई जगह पे रहने लगे हैं और ललिता एज टीचर वर्क करती है। ये लोग जिस जगह रेंट पे रह रहे थे वहीं ऊपर एक दूसरी फैमिली थी जिसमें एक बुढ़ा था और उसकी बेटी रहती थी। बेटी बहुत अच्छा गाना गाती थी। इनफैक्ट वो मीरा के स्कूल में एज म्यूजिक टीचर अपॉइंट हुई थी। मीरा को उनसे गाना सीखना था और ऐसे में ललिता और मीरा इस बुढ़े और बेटी के घर जाके इस बारे में बात करते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि ये बुढ़ा थोड़ा अजीब था, जहाँ वो मीरा को थोड़े गलत तरीके से टच कर रहा था। हम ये भी जान पाते हैं कि ललिता को भी पहले सिंगिंग का शौक था, लेकिन लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो सिंगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। एनीवेज, उस रात हम फिर से आनंद को देखते हैं जो कि अब भी वो अजीब रिचुअल्स कर रहा था, लाइक जीव निकाल के पूजा करना। इनफैक्ट अब तो उसके साथ कोई सारंग पानी नामक बंदा भी था। देर रात आनंद और सारंग पानी किसी खास रिचुअल की बात कर रहे थे जिसके लिए आनंद को अपनी बीवी को मनाना होगा। हम इन दोनों के सीने पे वही टैटू देख पाते हैं जो कि हमने मूवी के शुरुआत में गुफा के अंदर बैठे लोगों के सीने पे देखा था। ललिता छुप के आनंद और सारंग पानी को ये सब डिस्कस करते देख लेती है और सारंग पानी के जाने के बाद वो आनंद से लड़ने लगती है। ललिता का कहना था कि भले आनंद कोई काम ना करे ये चलेगा, लेकिन वो ऐसे अजीब लोगों से मिलना बंद करे, इनफैक्ट अपनी रिचुअल्स वगैरह भी छोड़ दे। लेकिन दोस्तों आनंद तो ललिता पे ही भड़क जाता है और उसे मारने पीटने लगता है। इनकी लड़ाई सुन के ऊपर से बुढ़ा और उसकी बेटी आती है और वो कहने लगते हैं कि मीरा के सामने इन्हें नहीं लड़ना चाहिए। इनफैक्ट वो दोनों मीरा को सुलाने अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। अगले दिन मीरा अपनी माँ ललिता को स्कूल में बताती है कि पिछली रात बुढ़ा मीरा को गलत तरीके से टच करने लग गया था और इसलिए मीरा भाग के सोफे पे सोई थी। ये सुन के ललिता डिसाइड्स कि अब से वो कभी भी मीरा को उस बुढ़े और उसकी बेटी के घर नहीं भेजेगी। इनफैक्ट वो अब से अपने पति से लड़ना भी बंद कर देगी ताकि मीरा पे इसका गलत असर ना पड़े। ऐसे में उस रात ललिता आनंद से इस बारे में बात करती है और आनंद भी खुश होकर कहता है कि उसका काम अब ऑलमोस्ट डन है, जिसके बाद ये लोग अमीर हो जाएंगे। काम खत्म करने के लिए आनंद को 10 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना होगा और तब तक ललिता मीरा के साथ एक गुरुजी के आश्रम में जाकर रह सकती है। ललिता को ये सब पसंद नहीं आता, बट सिंस उसे लड़ना नहीं था इसीलिए वो मान जाती है। सो यस, ललिता और मीरा श्री चक्र आश्रम में जाते हैं जहाँ इन्हें एक कमरा दिया जाता है। वहाँ दोनों माँ बेटी काफी अच्छा समय बिताते हैं और आश्रम के लोग बहुत ही अच्छे थे। इनफैक्ट मीरा की दोस्ती आश्रम के एक इंसान आचार्य से हो जाती है और आचार्य बहुत ही अच्छा इंसान था जो कि मीरा को टॉयज बना के देता था। आचार्य ललिता को अपनी बहन मानता था और ललिता भी उसके साथ अपनी लाइफ की सारी कहानी शेयर करती थी। यहाँ के जो गुरुजी थे वो कहते हैं कि
मीरा की कुंडली में थोड़े दोष है, जिससे आने वाला समय उसके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन भगवान को याद करते रहने से ये लोग मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। अब 10 दिन बाद आनंद की वापसी होती है, यानी वो इस आश्रम में आता है ताकि वो ललिता और मीरा को अपने साथ ले जा सके। आनंद का कहना था कि उसे एक बड़ा सा घर मिल गया है जहाँ ये लोग खुशी से रह सकते हैं। इनफैक्ट ये लोग बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। ललिता और मीरा का आश्रम से जाने का मन नहीं था, लेकिन इन्हें यहाँ से जाना ही पड़ता है। इनफैक्ट दोस्तों, आनंद तो आचार्य से रूडली बात करता है और वो आचार्य का दिया हुआ खिलौना मीरा के हाथ से फेंक देता है। जो भी हो, ये परिवार ऑटो में बैठ के शहर के आउटस्कर्ट्स में जाता है, जहाँ एक बड़े पुराने घर में ये लोग रहने वाले थे। इस घर में हम फिर से सारंगपानी को देखते हैं और देख के ऐसा लगता है मानो वही इनको ये घर दिलाया है। घर में रवना नामक एक औरत भी थी जो कि देख के ही थोड़ी बदमाश लग रही थी, ऑल्दो कहने के लिए वो इनकी केयर टेकर होने वाली थी। हम ये भी देखते हैं कि रवना, आनंद और सारंगपानी एक अजीब सी स्टफ्ड क्लोथ को हाथ में रखे हुए थे जो कि किसी बिल्ली के शेप में था, और ये लोग कह रहे थे कि मीरा को इससे ही प्रैक्टिस करवानी होगी। ऐसी प्रैक्टिस वो आपको कहानी में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ ये फैमिली घर में सेटल होती है और उस रात आनंद अपनी बीवी ललिता को कुछ तो ऐसा बताता है जिससे ललिता बहुत अपसेट होती है। वो कहने लगती है कि ये लोग मीरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आनंद समहाउ ललिता को मना लेता है। इनफैक्ट आनंद यहाँ ललिता के हाथ में काफी पैसे पकड़ा देता है, सेइंग कि ये सब तो बस एडवांस है, बाद में बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। अब अगली सुबह ललिता मीरा से कहती है कि आज पापा तुम्हें कहीं ले जाएंगे, तुम एग्जैक्टली वही करना जो कि पापा तुम्हें करने को कहेंगे। मीरा हामी भरती है, जिसके बाद आनंद और सारंगपानी मीरा को कहीं दूर एक खंडर जैसी जगह पे लेके जाते हैं और वहाँ एक बंदा मीरा के हाथ में एक बोरा पकड़ाता है। इस बोरे के अंदर कुछ तो मूव हो रहा था जिससे मीरा डरती है, लेकिन वो बंदा कहता है कि एक बार मीरा इस बोरे को पकड़ ले तो वो सीधा घर वापस जाके ही इसे छोड़ सकती है। अब ये आदमी आनंद और सारंगपानी से बात कर रहा था, जहाँ वो कह रहा था कि मीरा ऑलरेडी 11 साल की हो गई है, तो मेक श्योर करना कि मीरा के पीरियड स्टार्ट ना हो जाए, वरना पूरा रिचुअल फेल हो जाएगा। खैर, तो इसके बाद मीरा इस बोरे को लेके वापस घर तक की जर्नी कार में तय करती है। देन घर के अंदर मीरा को एक साउंड प्रूफ रूम में बंद किया जाता है। बोरे के अंदर से एक बिल्ली निकलती है जिसे रवना बांध देती है। ना मीरा और इस बिल्ली को इसी कमरे के अंदर रहना था और फिलहाल हमें समझ नहीं आता कि ये किस तरह का रिचुअल है। दिन बीतने लग जाते हैं, जहाँ हमें कई सीन्स के थ्रू स्टोरी आगे बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आनंद के फोर्स करने पे ललिता अपना जॉब छोड़ दी। आनंद यहाँ मीरा को उस स्टफ्ड टॉय के गले में रस्सी का नॉट बांधने की प्रैक्टिस करवा रहा है, यानी हो न हो टाइम आने पे मीरा को बिल्ली के गले में ये नॉट बांधनी होगी। ये लोग रिचुअल वाले दिन की पूरी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रवना भी इसमें फुली इन्वॉल्व थी। दिन अचानक एक रात बिल्ली जोर जोर से म्याऊं करने लगती है, जिसकी आवाज सुन के सभी उठ जाते हैं। आनंद कहता है कि समय आ चुका है, एंड देन वो साउंड प्रूफ वाले रूम में जाके मीरा को रस्सी देता है। मीरा इस रस्सी को लेके सेटअप बनाती है, जहाँ वो बिल्ली को रस्सी से लटकाती है। वहीं पैरेलल में रवना अजीब तरह से जीव निकाल के प्रेयर कर रही थी। हम तुरंत ही समझ पाते हैं कि बिल्ली लेबर में है और वो 4 किटन्स को जन्म दी है। सारंगपानी पूछता है कि क्या बिल्ली का खून निकला है? इफ यस, तो रस्सी को जोर से खींचो। रस्सी का एक एंड आनंद के हाथ में था और वो तुरंत रस्सी खींचता है, जिससे बिल्ली समाप्त हो जाती है क्योंकि उसका खून ऑलरेडी निकल चुका था। ये दृश्य देख के ललिता बेहोश हो जाती है और उल्टी करने लगती है। इसके बाद मीरा को वापस उस कमरे में भेजा जाता है, जहाँ मीरा बिल्ली के खून को अपने हाथों से एक लोटे में कलेक्ट करती है। फिर ये लोटा उस जगह पे चढ़ाया जाता है जहाँ आनंद अपनी प्रेयर्स करता था, या जहाँ रवना अभी प्रेयर कर रही थी। सारंगपानी इस लोटे को लेके वहीं पे प्रेयर शुरू करता है, जहाँ वो अजीब तरह से अपनी आंखें ट्विच कर रहा था, देन जीभ निकाल रहा था। इस पॉइंट पे हम समझ पाते हैं कि रिचुअल सक्सेसफुल हुआ है। वहीं मीरा वापस उस साउंड प्रूफ रूम में जाती है जहाँ बिल्ली लटकी थी। मीरा को ऐसा लगता है मानो ये बिल्ली वापस जिंदा होके उसकी तरफ मुड़ी और मियाऊ की। यहीं पे फिल्म का इंटरमिशन आता है। खैर, तो अगले सीन में हम इसी घर का सीन देखते हैं, जहाँ सारंगपानी, रवना और आनंद होते हैं, और दोस्तों इनके साथ 2 और लोग थे जो कि इनके क्लाइंट्स थे। सारंगपानी कहता है कि ये जो क्लाइंट्स है वो हमारा सामान लेके फॉरेन जाने वाले हैं, तो सामान पाने के लिए इन्हें 10 दिन में फिर से प्रेग्नेंट बिल्ली का इंतजाम करना होगा, देन रिचुअल फिर से करना होगा। आनंद कहता है कि उसकी बीबी अब दोबारा रिचुअल के लिए नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी ये लोग रिचुअल करेंगे, मतलब ये रुकने नहीं वाले। हम व्यूअर्स ये भी देखते हैं कि यहाँ सारंगपानी इस रिचुअल में इन्वॉल्व सभी लोगों को अच्छे खासे पैसे दे रहा था, जो कि ऑफ कोर्स वो अपने क्लाइंट से लिया था। अब ये रिचुअल एग्जैक्टली क्या है और क्लाइंट्स को इससे किस तरह का सामान मिलता है, उन्हें कैसे फायदा होता है, वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। फॉर नाउ हम देखते हैं कि मीरा की माँ ललिता काफी बीमार है और रवना ललिता को एक खास जूस पिलाती है जिसमें छत्तीसगढ़ का एक खास मशरूम डाला होता है। इससे ललिता और बीमार होगी, इनफैक्ट वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ही खोने लग जाएगी। हम आनंद को रवना के साथ इंटीमेट होते भी देखते हैं, व्हिच टेल्स अस कि आनंद और रवना का चक्कर चल रहा है। नाउ ललिता को ऐसे बीमार क्यों रखा जा रहा है? वेल, ललिता शायद इस बात के लिए अग्री नहीं कर रही होगी कि उसकी बेटी मीरा के द्वारा फिर से ये रिचुअल किया जाएगा, और इसलिए ललिता को रास्ते से हटाने के लिए उसे पागल ही बनाया जा रहा था। यहाँ एक डॉक्टर लेडी भी आती है जो कि
कि ललिता को ऐसे इंजेक्शंस दे रही थी जिससे ललिता का मानसिक संतुलन खत्म ही हो जाए और वो 5 साल तक के लिए पागल जैसी हो जाए। डॉक्टर वार्न करती है सेइंग कि इंजेक्शन लगने के जस्ट बाद ललिता वायलेंट हो सकती है, इसलिए इन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। ये लोग ललिता को एक कमरे में बंद करके और बिस्तर से बांध कर रखने लगे थे जहाँ मीरा का जाना अलाउड नहीं था। नाउ कमिंग टू मीरा, एक रात सोते वक्त उसे बिल्ली की आवाज आती है और अगले ही क्षण वो अपने साइड पे खुद को देखती है, मतलब जस्ट बहरूपिया थी जो कि बिल्ली के कॉस्ट्यूम में थी और बिल्ली जैसा ही बिहेव कर रही थी। I mean, मीरा की जो बहरूपिया थी वो मियाऊ कर रही थी, अपना हाथ चाट रही थी एंड ऑल, जैसे बिल्लियां करती हैं। मीरा से पूछती है कि वो कौन है और ये लड़की खुद को मीरा की ट्विन कहती है। मीरा इसका नाम हनी रख देती है क्योंकि बचपन में मीरा को उसकी माँ हनी कह के पुकारती थी। हनी कहने लगती है कि इस घर के लोग जानबूझकर तुम्हारी माँ ललिता को बीमार कर रहे हैं ताकि ललिता उन्हें मीरा से रिचुअल्स करवाने वक्त रोक न सके। हनी मीरा को उसकी माँ के रूम वाली लॉक की चाबी तक दिखा देती है, सेइंग कि इस चाबी से मीरा रूम का लॉक खोल के अपनी माँ से मिल सकती है। अब मीरा अपनी माँ से मिलती तो नहीं है फिलहाल, लेकिन वो डोर के क्रैक से अपनी माँ को देखती है जो कि पागलों जैसा बर्ताव कर रही थी। अब दोस्तों, जब भी हनी आती थी हम आसपास थोड़ा डस्ट और धुआं देख पाते हैं। ऐसा क्यों, इस पे हम थियरीज में बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इस पॉइंट को याद रखिएगा। और हाँ, इस सब के बीच हम आनंद और रवना को पूरी तरह इंटीमेट होते हुए देखते हैं। इनफैक्ट रवना के सीने पे भी वही सेम टैटू था, यानी वो भी उसी पहले सीन वाली कल्ट का हिस्सा है। अब अगले दिन वही लेडी डॉक्टर फिर से आती है और वो मीरा को एक इंजेक्शन लगाती है। कैसा इंजेक्शन? वेल, इस इंजेक्शन के कारण मीरा की जो फर्स्ट पीरियड आनी है वो काफी डिले हो जाएगी। इससे शरीर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट बच्चे की ग्रोथ तक हैम्पर होती है। लेकिन दोस्तों, आनंद और बाकियों को तो चाहिए था कि मीरा के पीरियड्स काफी टाइम तक ना आए, क्योंकि रिचुअल में ऐसी ही लड़की चाहिए थी जिसकी अब तक एक बार भी पीरियड्स ना आई हो। हनी मीरा को वार्न करती है सेइंग कि ये लेडी डॉक्टर कोई रियल डॉक्टर नहीं है, रादर वो तुम्हारे साथ गलत कर रही है। खैर, आगे एक और प्रेग्नेंट बिल्ली लाई जाती है जिसके साथ उस साउंड प्रूफ कमरे में मीरा को रहना है। यहाँ वही सेम रिचुअल फिर से रिपीट होगा और इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स हनी को बार बार देखने लगते हैं जहाँ वो मीरा को सच्चाई बताने लग गई थी। लाइक मीरा की माँ ललिता को अस्पताल में नहीं ले जाया जाएगा, रादर उसे इसी बदतर हालत में कैद करके रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम आचार्य को देखते हैं जो कि ललिता और मीरा को ढूंढते हुए उनके पुराने वाले घर तक पहुंच गया था। आचार्य वाज होपिंग कि ललिता मीरा के साथ आश्रम वापस आएगी, लेकिन कई महीनों तक उनका कोई अता पता नहीं था। आचार्य यहाँ उस बुढ़े की बेटी से बात करता है जिससे उसको थोड़ा अंदाजा लगता है कि ललिता और मीरा कहाँ गए होंगे। एनीवेज, कमिंग बैक टू मीरा एंड ललिता, वेल ललिता को इंजेक्शंस देके और पागल बनाया जा रहा था। वहीं मीरा को भी इंजेक्शंस लग रहे थे ताकि उसकी फर्स्ट पीरियड डिले होती रहे। सेकंड बिल्ली वाला रिचुअल भी कंप्लीट होता है। इनफैक्ट मीरा से बार बार ये रिचुअल्स करवाया जाने लगता है। इट्स सेफ टू से कि अब तक यहाँ बस महीने नहीं बल्कि 1-2 साल से ज्यादा बीत चुके हैं जहाँ सेम चीज बार बार हो रही है। मीरा और ललिता दोनों की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। इनफैक्ट वो फेक लेडी डॉक्टर कहती भी है कि मीरा का हार्मोनल बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ सकता है, बिगड़ शायद गया भी है, और अगर इन्हें ये सब करते पुलिस पकड़ ली तो न जाने कितने सालों की सजा होगी। चल, पैसों के लालच में ये लेडी मीरा और ललिता को इंजेक्शंस दिए जा रही थी। अब दोस्तों, इस पॉइंट पे अगले सीन में हम आनंद और सारंग पानी को अपने क्लाइंट से मिलते देखते हैं और वहाँ फाइनली एक्सप्लेन किया जाता है कि ये रिचुअल क्या है। सारंग पानी अपने क्लाइंट को बताता है कि दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल्ली का गर्भ जल बहुत शक्तिशाली होता है। गर्भ जल बोले तो वो लिक्विड जो कि बिल्ली के अंदर से निकलता है जब वो बच्चे पैदा कर रही हो। इंग्लिश में शायद इसे एमनियोटिक फ्लूइड भी कहते हैं, वैसे फिल्म में इसे म्यूकस कहा गया है। इस गर्भ जल को हासिल करने वाले लोग दुनिया पे राज करते हैं और उनके ताकत की कोई सीमा नहीं होती। कबली, विकृति, षष्ठी और केसरी ये तांत्रिक दुनिया के इष्ट देवता माने जाते हैं और षष्ठी की उपासना इच्छा पूर्ति के लिए होती है। षष्ठी का वाहन बिल्ली है और इसीलिए जिस इंसान के पास बिल्ली का गर्भ जल होगा उसके पास पैसा, पावर, औरत सब कुछ होगा। लेकिन ये जल हासिल करना आसान नहीं, क्योंकि बिल्ली जन्म देने के बाद अपना गर्भ जल अपने किटन्स को ही खिला देती है। इसलिए गर्भ जल को हासिल करने का एक तरीका है और वही प्योर मेथड है। कैसा तरीका? वेल, एक ऐसी लड़की को बिल्ली का गर्भ जल पॉट में भरना होगा जिसकी अब तक पहली पीरियड नहीं आई हो। देन कचरी पूजा करने वाले इंसान को ये मटका या पॉट कैरी करते हुए आगे बढ़ना है, मतलब पीछे नहीं देखना है, ना ही एक भी ड्रॉप गिराना है। उसके बाद पूजा करने वाले बंदे को अपने घर के दक्षिण में ही इस मटके को दफनाना है और उस पर कैक्टस प्लांट करना है। ये कैक्टस प्लांट जितना बड़ा होगा उतनी ही उस इंसान की तरक्की होती जाएगी। तो हाँ दोस्तों, इसलिए ये लोग मीरा की पीरियड्स डिले करवा रहे थे, उससे रिचुअल करवाते हैं एंड देन बिल्ली का जो गर्भ जल है वो अमीर लोगों को बहुत दाम पे बेच देते हैं। बार बार मीरा को ये रिचुअल करते देखते हैं और एक पॉइंट पे उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर ही सड़ने लग गया है। एक दिन आनंद किसी काम से बाहर जाता है और वो मीरा से कहता है कि मीरा रवना को डिस्टर्ब न करे। तो दिन में रवना और मीरा घर पे होती हैं जब कोई तो डोरबेल रिंग करता है। रवना दरवाजा खोलती है लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि यहाँ कौन आया था। वैसे जब आनंद लौटता है तो वो रवना को घर से गायब पाता है। पहले आनंद और सारंग पानी को लगता है कि रवना शायद पैसे लेके भाग गई, लेकिन दोस्तों घर में रखे सारे पैसे सुरक्षित थे।
थे। इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि एक गरीब आदमी एक छोटी बेटी को यहाँ लेके आया है, विच मीन्स कि अब आनंद और सारंगपानी रिचुअल के लिए इस नई छोटी बच्ची का इस्तेमाल करने वाले हैं। मीरा अब काफी बड़ी हो चुकी थी और शायद इसीलिए उससे अब ये रिचुअल नहीं करवाया जाएगा, लेकिन ये लोग मीरा और ललिता को छोड़ने नहीं वाले थे क्योंकि ये दोनों बाहर जाके पुलिस को सब सच बता सकती थी। तो यस, इस नई बच्ची के साथ रिचुअल की तैयारी शुरू होती है और पूजा के लिए बच्ची को उसी गुफा में ले जाया जाता है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। अब पूजा पे आनंद भी गया था तो मीरा घर पे अकेली थी और ऐसे में हनी मीरा से कहती है ये लोग इनके माँ वाली बंद कमरे को ओपन करके माँ से बात कर सकती हैं। बस फिर क्या था, मीरा चाबी निकाल के माँ वाले कमरे में जाती है और ललिता मेंटली अनस्टेबल होने के बावजूद अपनी बेटी को पहचानती है। मीरा माँ से कहती है कि उसे यहाँ उसकी सिस्टर हनी लेके आई है और ये सुनते ललिता समझ जाती है कि उसकी बेटी हैलुसिनेट करके किसी हनी को देखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ललिता हनी को नहीं देख पा रही थी एंड ललिता वो श्योर कि यहाँ कोई हनी है भी नहीं। स्टिल ललिता ऐसे एक्ट करती है एज इफ वो भी हनी को देख सकती है और हनी मीरा से कहती है कि तुम्हारी माँ जो है ना वो मुझे देखने वाली बात झूठ बोल रही है। इस पॉइंट पे मीरा एंड हनी प्लान करते हैं कि इन्हें ही खुद को और अपनी माँ को बचाना होगा। ऐसे में मीरा अपने पिता के सोडे बॉटल में नींद की दवा मिला देती है। जब आनंद उस नई बच्ची के साथ लौटता है तो वो पहले बच्ची को साउंड प्रूफ रूम में बिल्ली के साथ बंद करता है, देन खुद दारू में सोडा मिला के पीता है। सोडा पीते ही वो अपना होश खो देता है, जिसके बाद मीरा अपनी माँ ललिता को आजाद करती है। ललिता आनंद को एक्स्ट्रा इंजेक्शन मारती है, देन उसे घसीट के उस प्रेयर वाले प्लेस पे लेके जाती है। ललिता आजाद होके बहुत खुश थी और वो बारिश में भीगती भी है खुशी में। इसके बाद मीरा जाके इस नई बच्ची को आजाद करती है और उसे घर से बाहर भेज देती है। देन ललिता प्रेयर वाली प्लेस पे एक कॉन्च उठाती है और उससे आनंद के सर पे वार करके उसे समाप्त ही कर देती है। फिर मीरा और ललिता आनंद की लाश को ठीक उसी तरह लटकाते हैं जैसे यहाँ बिल्ली को लटकाया जाता था। इसके बाद ललिता प्रेयर वाले प्लेस में आग लगा देती है क्योंकि यहाँ गंदे रिचुअल्स होते थे और यहाँ बहुत ही अजीब इष्ट देवताओं को पूजा जाता था। देन मीरा और ललिता हंसती हैं और यही सीन कट होता है। अब अगली सुबह इस लोकेशन पे पुलिस आ चुकी है दोस्तों और उन्हें आनंद की लाश मिलती है। इनफैक्ट पुलिस लोग ललिता को गिरफ्त में लेते हैं और ये लोग सारंगपानी को भी धर दबोचे हैं। पुलिस आसपास की जमीन की खुदाई करती है जहाँ इन्हें एक दो पॉट्स मिलते हैं और बिल्लियों के कंकाल मिलते हैं। इनफैक्ट न्यूज में चारों तरफ फैल गया था कि एक पूरा परिवार किसी अंधविश्वास के कारण खत्म हुआ। पुलिस उस नई बच्ची को भी रेस्क्यू कर लिए थे, लेकिन दोस्तों उन्हें मीरा कहीं नहीं मिली। पुलिस और डॉक्टर्स ललिता को एडमिट करते हैं और वहाँ उसे ड्रग करके उससे स्टेटमेंट्स ली जाती है आखिर उस घर में क्या हुआ था। ललिता सब कुछ बताती है कि कैसे वो लव मैरिज की थी, लेकिन उसका पति आनंद निकम्मा था और उसे मारता पीटता था। आनंद रिचुअल्स वगैरह करने लगा था और यहाँ वो बिल्ली का गर्भ जल कलेक्ट करवाता था। बेसिकली ललिता सब कुछ बताती है, इंक्लूडिंग द फैक्ट कि वही आनंद को उसके कुकर्मों की सजा देने के लिए खत्म की है। लेकिन दोस्तों आनंद पहला इंसान नहीं था जिसे ललिता खत्म की, रादर ललिता की पहली शिकार रवना थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद हो तो रवना एकदम से गायब हो गई थी, खासकर उस दिन के बाद जिस दिन कोई तो डोरबेल रिंग किया था। असल में डोरबेल रिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि आचार्य था, जो कि ललिता और मीरा को ढूंढते हुए इस घर तक पहुंच गया था और इस काम में उसे 3 साल लगे। मतलब जब ये लोग आश्रम विजिट किए थे ना, उसके 3 साल बाद आचार्य इस घर पे आया। यानी कि दोस्तों मीरा और ललिता मिनिमम 3 साल से इस जगह पे थे जहाँ इनके साथ गलत हो रहा था। खैर आचार्य देख लेता है कि मीरा यहाँ बहुत ही बुरी हालत में है और रवना कहने लगती है कि मीरा और ललिता दोनों बीमार हैं। ये सुन के आचार्य कहता है कि वो बिना ललिता से मिले जाने को तैयार नहीं है। हार मान के रवना ललिता के कमरे में जाती है ताकि वो ललिता को इंजेक्शन दे सके एंड देन आचार्य को ललिता से उस बुरी हालत में मिलवा सके। अब रवना ललिता को इंजेक्शन तो दे देती है, लेकिन वो भूल जाती है कि इंजेक्शन के बाद ललिता वायलेंट हो सकती है। इसी मोमेंट का फायदा उठा के ललिता रवना को अपनी चेन से गले पे हमला कर समाप्त कर देती है। तभी कमरे में मीरा और आचार्य आते हैं, जो कि न सिर्फ ललिता को बुरी हालत में देखते हैं बल्कि वो ये भी देख लेते हैं कि ललिता रवना को खत्म कर दी है। आचार्य को ललिता पे दया आता है। इनफैक्ट आचार्य सोचते हैं कि उन्हें ललिता की मदद करनी चाहिए, इसलिए वो ललिता की मदद करते हैं ताकि ये लोग मिलकर रवना की लाश को दफन करके छिपा दे। तभी दोस्तों जब आनंद और सारंगपानी वापस आए थे तो एकदम से रवना गायब थी। नाउ द शॉकिंग ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी इज कि फाइनल एक्ट में ललिता न सिर्फ अपने पति आनंद को खत्म की, रादर वो मोस्टली अपनी बेटी मीरा को भी खत्म कर दी। जी हाँ दोस्तों, इनिशियल सीन्स में अगर आपको याद हो तो मीरा कहने लगी थी कि उसे अब हनी नहीं दिख रही। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ललिता मान रही थी कि उसकी बेटी मीरा अब मेंटली अनस्टेबल है क्योंकि उसे हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। तभी तो ऑफ कोर्स उसे हनी दिखती है। तो मीरा को हमेशा के लिए आजाद करने के चक्कर में ललिता उसको भी खत्म कर दी। ललिता का मानना था कि इस दुनिया में तो मीरा के साथ बहुत ज्यादा गलत हो चुका है, तो मीरा को अब दूसरी दुनिया में भेज दिया जाए जहाँ वो हमेशा खुश रहेगी। ललिता मानने लगी थी कि मीरा ऑलरेडी फिजिकली वीक हो गई है ड्यू टू इंजेक्शंस, ना ही वो ग्रो कर पाई और अब वो मेंटली भी स्टेबल नहीं है। ललिता के हिसाब से ऐसी जिंदगी सही नहीं है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। ललिता यहाँ खुद को ब्लेम करती है फॉर एवरीथिंग, क्योंकि इनिशियली इस रिचुअल के लिए शायद वही अग्री की थी और उसके कारण ही ये सब हुआ है। यहाँ पुलिस एक प्लेस पे खुदाई करती है जहाँ इन्हें मीरा वाली ड्रेस भी दिखती है, डिपिक्टिंग कि वही मीरा दफन होगी। पुलिस यहाँ आचार्य को अरेस्ट करती है और मूवी के एंड में एक एंडिंग मोन्टाज था जिसमें हम मीरा और ललिता को पहली वाली खुशहाल जिंदगी की झलकियां देखते हैं। यहीं पे फिल्म
फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हनी फिल्म की पूरी कहानी और अब हम इस फिल्म से जुड़े थियरीज पे बातें करेंगे। अब अगर सबसे पहले हम हनी की बात करें तो फिल्म देखते वक्त पहली नजर में ऐसा लगता है कि हनी शायद कोई सुपरनैचुरल एंटिटी थी, क्योंकि जब मीरा सबसे ज्यादा अकेली और वल्नरेबल थी तभी हनी उसके सामने आती है और उसकी मदद करती है। हनी उसे सच बताती है, उसे चाबी दिखाती है, उसकी माँ के रूम तक पहुँचने में हेल्प करती है और लास्ट में आनंद के खिलाफ प्लान बनाने में भी गाइड करती है। इस एंगल से देखा जाए तो हनी एक कैट लाइक प्रोटेक्टिव स्पिरिट हो सकती है जो मीरा को बचाने के लिए आई थी। फिल्म में इतनी सारी बिल्लियां खत्म हुई थी तो शायद हनी कैट्स की कलेक्टिव स्पिरिट हो, या ये भी हो सकता है कि किसी बिल्ली की स्पिरिट ही मीरा को गाइड कर रही हो। और क्योंकि रिचुअल भी बिल्ली से जुड़ा हुआ था तो कुछ लोग ये इंटरप्रेट करते हैं कि षष्ठी देवी या किसी कैट स्पिरिट ने हनी के थ्रू मीरा को बचाने की कोशिश की। लेकिन फिल्म के हिंट्स देखने पे ये थ्योरी एक्चुअली वीक लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से हनी कोई रियल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये तो मीरा के माइंड की ही एक क्रिएशन थी। मीरा बचपन से ही एक्सट्रीम ट्रॉमा से गुजर रही थी। वो हमेशा अपने माँ बाप को लड़ते देखती थी, अपने पिता को रिचुअल्स करते देखती थी। एक्सट्रीम कंडीशंस में तो वो अपने सामने बिल्लियों को बार बार खत्म करते देखी। मतलब वो अपने हाथ से ऐसा करी थी और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं था। इनफैक्ट एक बुढ़ा तो उसके साथ गलत करने का इरादा भी रखता था। मीरा को इंजेक्शंस दिए जाते थे, उसको मंथ्स और ईयर्स तक एक साउंड प्रूफ रूम में रखा गया। ऐसे इन्वायरमेंट में किसी भी बच्चे का माइंड सर्वाइवल के लिए एक इमेजिनरी पर्सनालिटी क्रिएट कर सकता है। एंड हेंस केम हनी, जो कि असल में मीरा की ही सप्रेस्ड पर्सनालिटी थी। मीरा खुद वीक, डरपोक और हेल्पलेस थी, लेकिन हनी बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो स्मार्ट, ब्रेव, रेबेलियस और फियरलेस थी। हनी वही सब करती थी जो मीरा खुद करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। हनी सच समझ लेती है, प्लान बनाती है और एक्शन लेने को बोलती है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में इसे कोपिंग मैकेनिज्म कहा जाता है, जहाँ एक ट्रॉमेटाइज्ड माइंड अपने अंदर एक ऑल्टरनेट पर्सनालिटी क्रिएट कर लेता है जो उसे सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इस थियरी को फिल्म का एक और डिटेल सपोर्ट करता है। जब भी हनी अपीयर होती है तब डस्ट और स्मोक जैसा विजुअल इफेक्ट दिखाया जाता है। एक्चुअली सुपरनैचुरल प्रेजेंस नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक हिंट है। कैसा हिंट? वेल ये कि अब जो भी हो रहा है, मतलब जब डस्ट और आप स्मोक देख रहे हैं, तब ये जो पार्ट है वो मीरा के इमेजिनेशन का पार्ट है। ये विजुअल लैंग्वेज मूवी में अक्सर हैलुसिनेशन डिपेक्ट करने के लिए यूज होती है। हनी का कैट कॉस्ट्यूम पहना होना भी सिंबॉलिक है। मीरा को बार बार कैट्स को समाप्त करने के लिए फोर्स किया गया था। उसका सबकॉन्शियस उन्हीं कैट्स के साथ कनेक्ट हो गया था। इसलिए जब उसका माइंड एक इमेजिनरी प्रोटेक्टर क्रिएट करता है तो वो कैट के फॉर्म में ही आता है। मतलब हनी एक तरह से उन सब कैट्स की कलेक्टिव मेमोरी भी हो सकती है जिन्हें मीरा ने खत्म करने पे मजबूर होकर देखा था। इसलिए रियल मीनिंग में हनी मीरा की ही हिम्मत का दूसरा रूप थी। नाउ द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन इज कि ललिता ने एंड में अपनी बेटी को ही क्यों खत्म किया? वेल मानो या ना मानो, लेकिन फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट यही है। ललिता ऑलरेडी सालों तक टॉर्चर और मेंटल ब्रेकडाउन से गुजरी थी। उसको ड्रग्स दिए गए, इंजेक्शंस दिए गए और उसे मेंटली अनस्टेबल बना दिया गया। जब उसे फाइनली पता चलता है कि मीरा हनी नाम की किसी इमेजिनरी एंटिटी को देख रही है, तब ललिता को लगता है कि उसकी बेटी भी उसकी तरह ही मेंटली टूट चुकी है। ललिता को दो चीजें एक साथ रियलाइज होती है। पहली बात कि मीरा के बॉडी इंजेक्शंस की वजह से वो परमानेंटली डैमेज हो चुकी है, मतलब उसका जो ग्रोथ था वो हुआ नहीं। हम देखते हैं 3 साल बाद भी मीरा सिमिलर दिख रही थी, जबकि ये ग्रोइंग एज में बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं। और दूसरी बात ये कि मीरा मेंटली भी हैलुसिनेशंस देख रही थी। इससे ललिता गिल्ट में डूब जाती है क्योंकि इनिशियली रिचुअल के लिए उसने ही आनंद की बात मान ली थी। अगर वो उस वक्त मना कर देती तो शायद मीरा की लाइफ बच सकती थी। इनफैक्ट देखा जाए तो ललिता के पास अपना एक जॉब था, वो तो आनंद को छोड़ भी सकती थी। इसलिए ललिता के माइंड में एक ट्विस्टेड आइडिया आता है। आइडिया ये कि वो मीरा को इस नरक जैसी जिंदगी से परमानेंटली फ्री कर देगी। उसके हिसाब से ये एक रिलीज था। ये डिसीजन किसी सेन इंसान का नहीं, ये कम्प्लीटली ब्रोकन और ट्रॉमेटाइज्ड माइंड का डिसीजन था। फिल्म ये दिखाती है कि ललिता भी आनंद के कल्ट की विक्टिम थी, लेकिन ट्रॉमा ने उसे भी अजीब बना दिया था। इनफैक्ट सालों तक ड्रग्स के प्रभाव में रह के वो वाकई में अनस्टेबल हो गई और भले वो अपना बदला ले ली, स्टिल वो अपनी ही बेटी को भी खत्म कर दी। फिल्म के शुरुआत में वो सीन था ना जहाँ वो बोलती है मीरा कि मुझे हनी अब नहीं दिख रही। शायद मीरा डर के बोल रही थी कि मुझे हनी नहीं दिख रहे, क्योंकि वो अपनी माँ के इंटेंशंस को समझ गई होगी। या ये हो सकता है कि आनंद के खत्म होने के बाद वाकई में मीरा को हनी दिखना बंद हो गई हो, क्योंकि मीरा का भी जो बदला था वो हो गया था। बट स्टिल ललिता यहाँ कहीं न कहीं मीरा को खत्म की। नाउ वी टॉक अबाउट द रिचुअल। फिल्म में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैंने भी वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया ही है, तो मैं दोबारा इसे डिटेल में नहीं बताऊंगा। ऑल्दो आई वांट टू ऐड कि ये कॉन्सेप्ट रियल तंत्र से डायरेक्टली मैच नहीं करता, लेकिन इंडियन ऑकल्ट स्टोरीज में एनिमल सैक्रिफाइस और फर्टिलिटी सिंबोलिज्म का आइडिया काफी कॉमन है। फिल्म में हम 4 नाम सुन पाए थे, विच वर कबली, विकृति, षष्ठी और केसरी। षष्ठी एक्चुअली में एक देवी का नाम है जो चिल्ड्रन ऑफ फर्टिलिटी की प्रोटेक्टर मानी जाती है। उनका व्हीकल भी कई जगह कैट बताया गया है। फिल्म ने शायद इसी पॉइंट को लेकर यहाँ एक डार्क ट्विस्ट दे दिया। बाकी के नाम जैसे कबली, विकृति या केसरी, इनका कोई डायरेक्ट डेटी लिंक तो नहीं है। ये शायद फिक्शनल तांत्रिक एंटिटीज या कल्ट के इंटरनल गॉड्स हो सकते हैं। कई ऑकल्ट कल्ट्स अपने सीक्रेट डीटी सिस्टम क्रिएट करते हैं जिसे सिर्फ उनके फॉलोअर्स जानते हैं। स्टिल मैं आपको इसके मतलब बता देता हूँ। जैसे कबली का मतलब है शक्ति का बुलावा। शुरुआत में गुफा में जो
तांत्रिक पूजा है वो इसी का पार्ट है जहाँ पावर्स को जगाया जाता है। देन विकृति का मतलब है नेचर के खिलाफ जाना, कुछ अजीब चीज। प्रेग्नेंट बिल्ली को खत्म करना और उसके गर्भ जल को कलेक्ट करना विकृति ही है, यानी प्रकृति का अपमान। षष्ठी तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड फाइनली केसरी या केचड़ी मुद्रा, जो कि तंत्र में सबसे ऊंची स्टेज मानी जाती है। आनंद और सारंगपाणी इस रिचुअल से वही अल्टीमेट पावर हासिल करना चाहते थे जिससे वो दुनिया पे राज कर सके। इससे यह भी हिंट मिलता है कि आनंद और सारंगपाणी एक ऑर्गेनाइज्ड कल्ट नेटवर्क का हिस्सा थे। आनंद ही फिल्म का रियल विलन था। वो टिपिकल ग्रीड और सुपरस्टिशन का कॉम्बिनेशन है। आनंद का बिलीफ था कि शॉर्टकट से ही पैसे कमाए जाएंगे, इसलिए वो काम करने के बजाय रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक में पड़ गया। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि उसने अपनी ही बेटी को एक टूल बना दिया। उसके लिए मीरा कोई चाइल्ड नहीं थी बल्कि एक रिचुअल कंपोनेंट थी। मीरा के जन्म से ही आनंद उसे लड़की बोल के कोसता था एंड इट्स नो सरप्राइज कि उसे अपनी बेटी से थोड़ा भी प्यार नहीं था। फिल्म इनडायरेक्टली ये मैसेज भी देती है कि ब्लाइंड फेथ और ग्रीड का कॉम्बिनेशन इंसान को इंसान नहीं रहने देता। नाउ वन फाइनल डिटेल जो काफी लोग मिस कर देते हैं। फिल्म के बिगिनिंग में जो कल्ट केव दिखाया गया था वो एक्चुअली ये हिंट करता है कि आनंद और सारंगपाणी सिर्फ छोटे प्लेयर्स थे, उनके ऊपर भी कोई बड़ा कल्ट नेटवर्क हो सकता है। इनफैक्ट फिल्म के बीच में एक जगह सारंगपाणी बोलता है कि कई और लोग ये बेचते हैं, मतलब बिल्ली का गर्भजल, लेकिन हमारा प्योरेस्ट है इसलिए हमारा दाम सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये दोस्तों कि एंड में आनंद की मौत और सारंगपाणी के पकड़े जाने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। ये रिचुअल्स और कल्ट आइडियोलॉजी शायद और भी लोग कर रहे होंगे। मतलब हनी की स्टोरी एक आइसोलेटेड केस नहीं बल्कि एक बिगर अंडरग्राउंड कल्ट वर्ल्ड की झलक हो सकती है। ऐसे में शायद हमें फिल्म की अगली पार्ट भी देखने को मिले। तो यस, ओवरऑल मैंने आपको फिल्म की पूरी स्टोरी बता दी है और अगर आपके पास कोई और डिटेल है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।